Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are fine and doing good in your lives. It's me Usman in front of you. Today I have chosen a topic of your 10th physics, that is spherical mirrors and image formation in spherical mirrors. असल में मेरे दिमाग में ये था कि मैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स करा लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों में फिर डाउट रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं कि जो बच्चा फिर कहता है समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने पहले जितना भी इंट्रोडक्शन स्फेरिकल मिरर्स का हो सकता है, बेसिक इंट्रोडक्शन जो तुझे इमेज फॉर्मेशन में ज़रूरत लगे, वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जब हम इमेज फॉर्मेशन पे आएंगे इन स्फेरिकल मिरर्स, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम पहले ही क्लियर करके रखेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए ये टॉपिक चूज किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि इस टॉपिक में दिक्कत होती है। जब हम समझ तो आता है, समझ तो हर किसी के पास आता है, लेकिन जब हम अप्लाई करने जाते हैं या क्वेश्चंस करने जाते हैं, इस टॉपिक में दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं और एंड में आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, मतलब इस टाइप के इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन पहले ट्रिक भी फिर उसी को आएगी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सीधी सी बात, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कितने भी ट्रिक्स तुम तो याद नहीं रख पाएगा। इसलिए पहले आपको ये काम करना है कि पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। इसीलिए मैंने पहले स्फेरिकल मिरर्स उठाया। पहले मैं स्फेरिकल मिरर्स समझाऊंगा, इसके बाद इमेज फॉर्मेशन भी हम समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा। अभी तक आप जो है प्लेन मिरर्स के बारे में बात कर रहे थे। प्लेन मिरर्स, मुझे इसका कुछ नहीं कहना, प्लेन मिरर्स का कुछ नहीं कहना, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है, तभी जाकर के आप स्फेरिकल मिरर्स पे आगे होंगे। प्लेन मिरर्स एक, इट्स अ मिरर which is straight, और वी कैन से इट इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, कोई भी कर्व्ड शेप्ड मिरर नहीं होता इसमें। लेकिन अब हमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ अ शेप इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द शेप। अगर मैं तुझे कहूं ये शेप क्या है, तो क्या कहेगा? कोई कहेगा कि ये सर्कल है, कोई कहेगा कि ये स्फीयर है। लेकिन मैंने तुझे अभी तक नहीं कहा कि ये 2D में है या 3D में है, तो तुझे एज्यूम करना है इट्स इन 2D, देयरफॉर इट्स अ सर्कल। सिंपल सी बात है, इट्स अ सर्कल। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक स्फीयर को बनाता हूं तो मैं एक स्फीयर को भी ऐसे ही बनाता हूं। लेकिन ये चीजें जहन में होनी चाहिए कि दैट स्फीयर इज अ 3D ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक टेनिस बॉल उठाओ, एक टेनिस बॉल उठाओ एंड चेक इट, इट्स एन 3D ऑब्जेक्ट। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर 3D ऑब्जेक्ट। यही बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास स्फीयर के लिए, एक टेनिस बॉल। देखो यहाँ पे मैं बोर्ड पे 3D स्फीयर तो नहीं बना सकता, अगर बनाने जाऊं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, और फिर जो हमें मुद्दा है समझने का, वो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्फीयर, टेक इट एज अ स्फीयर। मैं स्फीयर अब ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन तेरे जहन में इमेजिनेशन पावर ग्रो अप हुआ होना चाहिए। जब भी मैं कहूं कि इट्स अ स्फीयर, तो एक टेनिस बॉल को इमेजिन करना चाहिए। जो भी मैं इस स्फीयर के साथ करूं, तो वो टेनिस बॉल के साथ इमेजिनेशन में कर, तेरी इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्फीयर। ठीक है, अब हम इसी को स्फीयर लेते हैं। ठीक है, अब इस स्फीयर को अगर मैं बीच में से काट दूं, यहां से भी एक हेमिस्फीयर बनेगा, यहां से भी एक हेमिस्फीयर बनेगा। वो पढ़ा है ना तूने मैथ्स में, तू एरिया भी निकालता है, सरफेस एरिया, एवरीथिंग यू कैलकुलेट ऑफ इट। ठीक है, ये वही स्फीयर है, कोई दूसरा स्फीयर नहीं है। फिजिक्स में स्फीयर चेंज नहीं होता है। ठीक है, वही स्फीयर। दिस इज अ हेमिस्फीयर, दिस इज अनदर हेमिस्फीयर। ये कैसे मुझे बना? जब मैंने टेनिस बॉल को बीच में से काटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक टेनिस बॉल है। अब मैं इस टेनिस बॉल को बीच में से काटता हूं, एक हाफ उसका मैं एक हाथ में, दूसरा हाफ उसका दूसरे हाथ में। ये एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर मैं उसको वापस से ज्वाइन करूं, तो एक टेनिस बॉल वापस से बन जाएगी, एक स्फीयर वापस से बन जाएगा। वो समझ आ रही है मेरी बात? यही एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है। अब मेरे पास दो टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर, आई मीन दो हेमिस्फीयर्स बन गए। लेकिन अगर तू कहेगा इस हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर में कोई फर्क है, अगर ये सिमेट्रिकल जो है स्फीयर होता, अगर ये सिमेट्रिकल मतलब हर साइड से सेम, रेडियस इज सेम। टेनिस बॉल अगर आप देखो, उसमें रेडियस सेम रहता है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, अगर मैंने सिमेट्रिकल स्फीयर को काटा, ये वाला हेमिस्फीयर भी और ये वाला हेमिस्फीयर भी एक दूसरे के जैसे होंगे।
ठीक है, ये एक दूसरे के जैसे होंगे, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। एक हेमिस्फीयर एक हाथ में, दूसरा हेमिस्फीयर दूसरे हाथ में, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। इफ इट वाज ए सिमेट्रिकल स्फीयर। समझ आ रही है आपको मेरी बात? अगर ये सिमेट्रिकल स्फीयर होगा तो ये इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। अब एक हेमिस्फीयर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बना रहा हूं, एक हेमिस्फीयर मैं ऐसे बना रहा हूं और दूसरा हेमिस्फीयर मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, दो चांद मैंने बनाए, अगर मैं इन दो को मिलाऊंगा तो एक स्फीयर वापस से बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दो हेमिस्फीयर से मिरर्स बनाने, इन दो हेमिस्फीयर से मिरर्स बनाने, समझना मेरी बात को। इस हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर से मुझे मिरर्स बनाने। दो पॉसिबिलिटीज है, नजर रखना, दो पॉसिबिलिटीज है। देखो मिरर मैं बनाता हूं, पहले ही मैंने कहा प्लेन मिरर तूने पढ़ा होगा। एक इसकी सरफेस होती है, इसको हम पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। इसको हमने पेंट करा हुआ होता है। पेंट नहीं, हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, वो आपको 11th-12th में पढ़ना होगा। हम टॉलरेंस रिएक्शन कराते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, वो आप आगे जाकर के पढ़ोगे। लेकिन अभी आप याद रखो, इस सरफेस पे पॉलिश हुआ है, इस सरफेस पे जो ये वाली सरफेस है, बैक साइड वाली सरफेस है, इस पे पॉलिश हुआ है, देयरफॉर देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। वो इस पे रिफ्लेक्शन होगी, वो पढ़ा तूने नहीं होगी। अब रिफ्लेक्शन किस पे होगी? जो इस वाली साइड से सरफेस होगी, दिस वुड बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मैं मिरर कैसे बनाता हूं? मिरर में बनाता हूं, एक साइड को पॉलिश करना है, दूसरे साइड को एज इट इज रखना है, हमारे पास मिरर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब दो पॉसिबिलिटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस पे दो, देखो ये हो गई एक एक बाउंड्री, ये हो गई दूसरी बाउंड्री। ठीक है, ये इसका एक साइड है, इसका दूसरा साइड। जो हमने स्फीयर को काटा था, हेमिस्फीयर का एक साइड ये, दूसरा साइड ये। समझना मेरी बात को। अगर मैंने इसको अंदर से पॉलिश किया, अंदर से पॉलिश किया, इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है, इसकी जो पॉलिश्ड सरफेस है वो अंदर वाली बन गई, और ये वाली जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी। नहीं आ रही तुझे मेरी बात समझ यार? वो रहेगी ना, ये पॉलिश्ड सरफेस रहेगी और अगली वाली खुद ब खुद रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। अभी तक कोई डाउट है आपको? ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको हमने अंदर से पॉलिश किया, अब इस मिरर को हम बाहर से पॉलिश करेंगे और मिरर बनाएंगे। जब हम पॉलिश करते हैं तो फिर मिरर बन जाता है। इसको हम बाहर से पॉलिश करेंगे और अंदर वाली जो सरफेस होगी दैट वुड बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर वाली जो सरफेस होगी दैट वुड बी पॉलिश्ड सरफेस। सिंपल सी बात है। अब मेरे पास दो टाइप्स ऑफ मिरर बन गए। नहीं समझा तो बात? अब मेरे पास दो टाइप्स ऑफ मिरर बन गए, अब मुझे इनका नाम रखना है। समझना मेरी बात को। इस वाले मिरर को मैं कौन क्या कहता हूं? इस वाले मिरर को मैं कहता हूं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। इसको मैं कहता हूं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। समझना मेरी बात को। इसको कन्वेक्स मिरर, इसको कनकेव मिरर। एक याद रखने की एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ठीक है? कनकेव के लिए तो कन्वेक्स फिर खुद ही याद हो जाएगा। समझना मेरी बात को। अच्छा, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। अब अगर देख सकते हो केव जैसे बनता है, केव जैसा, गुफा जैसा बनता है, इसलिए हम इसका नाम कनकेव रखते हैं। कनकेव। जब बाहर वाला पॉलिश्ड हो और अंदर वाला रिफ्लेक्टेड हो, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसा कुछ चीज बना रहा है, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। और ये कन्वेक्स मिरर फिर आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो बाहर से होगी। वो समझ आ रही है? दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। समझना मेरी बात को। इसके बाद ये तो हो गई मिरर्स की बात। कनकेव मिरर किसको कहते हैं, कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं, ठीक है? अब कुछ पॉइंट्स है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको इस मिरर के बारे में कहनी है, ठीक है? पहले मैं रब कर लेता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, एक बात बोलो। आपने मिरर्स तो पढ़ा है, अब मुझे बोलो, अगर मैं इस मिरर को यहां से कोई ऑब्जेक्ट रखूं, यहां पे ऑब्जेक्ट रखूं, क्या ये इमेज बनाएगा? वो क्या ये इमेज बनाएगा? अगर देखो फॉर एग्जांपल यहां से लाइट रे आती है, इस पे पड़ती है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है। जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होती है तो इमेज बनेगी? नहीं बनेगी ना यार। अगर मैंने इसको यहां से ऑब्जेक्ट रखा तो क्या इमेज बनेगी? हाँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन से ही तो हमें इमेज बनती है। समझ आ रही है मेरी बात? जहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अगर हम वहां से ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज बन जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, प्लेन मिरर में तूने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी
यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. अब ये तो था बेसिक कनकेव किसको कहते हैं और कन्वेक्स किसको कहते हैं. इसके बाद एक पॉइंट, एक जरूरी पॉइंट मुझे तुझे कहना है, एक जरूरी पॉइंट. अब जो मैं तुझे कहूंगा ना, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू कीप इट इन योर मेमोरी. ठीक है, यू हैव टू कीप इट इन योर मेमोरी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है. समझना मेरी बात को. अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मिरर्स आ गए, कनकेव और कॉन्वेक्स. दो टाइप्स ऑफ मिरर्स आ गए, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. जो एक कनकेव मिरर होता है ना, कनकेव मिरर अब मैं ऐसे बनाता हूं. कनकेव मिरर बाहर से पॉलिश्ड, और ये कन्वेक्स मिरर, सॉरी, दिस वुड बी द कन्वेक्स मिरर, अंदर से पॉलिश्ड. मैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर को एक और नाम दे सकता हूं. देखो, समझना मेरी बात को. जब लाइट रे इस सरफेस पे पड़ती है ना, जब लाइट रे इस सरफेस पे पड़ती है तो बाउंस बैक यहां से हो जाती है. यहां से पड़ी कोई लाइट और यहां से बाउंस हो गई. फॉर एग्जाम्पल, एक और लाइट यहां से पड़ी, वो भी तो बाउंस बैक हो जाएगी यहां से. अगर तू समझेगा मेरी बात को, ये इन रेज को जो आ रही थी, ये इनको एक टाइम पे कन्वर्ज कर रहा है, ये इनको एक टाइम पे मिला रहा है. कनकेव लेंस जो होता है वो इन रेज को मिलाता है एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी मिला सकता है. ठीक है, या मिलाने की कोशिश करता है. ये यहां से आ रही थी, यहां से आ रही थी, इनको मिलाने की कोशिश कर रहा है. Therefore, I call it as converging. So when we are SI or converging SI, converging mirror. ठीक है, स्पेलिंग खुद चेक कर लेना, स्पेलिंग एरर्स होते हैं. ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर, दिस वी कॉल दैट कन्वर्जिंग. क्यों कन्वर्जिंग कहा? क्योंकि जो लाइट रेज है एट एनी पॉइंट इट कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, आने वाली लाइट रेज को. इसको मैं कहता हूं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर. स्पेलिंग देख लेना. ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर. समझना मेरी बात को. इसको मैं क्यों कहता हूं डाइवर्जिंग मिरर? जब कोई भी लाइट इस पे पड़ती है, या यहां से पड़ेगी कोई लाइट, यहां से भी पड़ेगी कोई इंसिडेंट लाइट, पता है इसको क्या होता है? ये यहां से इसको बाउंस बैक कराता है. ये लाइट आई ना, इसे यहां से इसको बाउंस बैक कराया. क्या ये वाली और ये वाली जितना ज्यादा दूर चली जाएगी उतना ही आपस से भी दूर चली जाएगी. जितना ज्यादा मिरर से फार अवे जाएगी उतना ही एक दूसरे से भी दूर चली जाएगी. ये डाइवर्ज होंगी. देयरफॉर आई कॉल दिस मिरर एज डाइवर्जिंग मिरर. समझ आ रही है? ये कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस इज डाइवर्जिंग मिरर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना है. इमेज फॉर्मेशन में बहुत जरूरत लगेगा. ठीक है, अब ये बात हमने सीख ली. कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते, सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं और डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं. अब इसके बाद हमें इमेज फॉर्मेशन पे आना है. वी हैव टू कम टू इमेज फॉर्मेशन. लेकिन समझने की बात ऐसी है, कुछ पॉइंट्स और मुझे तुझे समझाने हैं. ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं तुझे और समझाऊंगा. समझना मेरी बात. देखो, जब हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इमेज फॉर्मेशन, ये अभी तक आपको समझ आया, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. ये बात लिख लेना, लिख लो कॉपी में अभी. ठीक है, ये समझना मेरी बात को. इसके बाद आफ्टर कनकेव एंड कन्वेक्स, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, इसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है. ठीक है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है. समझना मेरी बात को. फॉर एग्जाम्पल, मैं कनकेव की बात करता हूं. ये मिरर है मेरा, ये मिरर है मेरा. मैं हमेशा इस मिरर के बीच से एक लाइन निकालता हूं, दिस लाइन. मैं हमेशा मिरर के बीच से एक लाइन निकालता हूं एंड आई कॉल दिस एज प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहता हूं? उस समझना मेरी बात को यार. नोट्स में इसकी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा, उसमें लिखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कहते हैं, आई मीन इन इंग्लिश, और द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस. लेकिन समझना अभी तो समझेगा, फिर खुद समझ में आ जाएगा. ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक ऐसी एक्सिस होती है जो हम मिरर के बीचों बीच पास करते हैं. आई कॉल इट एज प्रिंसिपल एक्सिस. कनकेव में भी, कन्वेक्स में भी. ठीक है, ये वाली जो लाइन है जो मैंने बीचों बीच मिरर के निकाल दी,
इसको मैं कहता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। उस समझ आ रही है आपको मेरी बात? उस सिंपल सी बात है यार, कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये जो मिरर था ना, ये असल में एक स्फीयर था। शायद मुझे अभी पूरा बनाना ना आए, बट इट वॉज ए स्फीयर जो मैंने काटा था। स्फीयर का थोड़ा सा पार्ट मैंने काटा था, इसको मैंने मिरर बनाया। वो समझ आ रही है आपको मेरी बात? अब ये जो स्फीयर था, इसका कहीं पे सेंटर तो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका सेंटर तो होगा। इस स्फीयर का जो मैंने काटा था, उसका सेंटर तो होगा कहीं पे, होगा ना यार। और वो सेंटर कहाँ पे होगा? इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा कहीं पे। क्या पता वो तो बीचों बीच होगा, लेकिन जब हमने काटा होगा वो मिरर, तो उसके बाद हमें पहले ही पता होगा कि दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज समवेयर बिटवीन। सीधी सी बात है, तो बिटवीन में होगा, ये तो बीच में ही होगा, बिटवीन द मिरर। लेकिन जब हम काटेंगे उसके बाद हमें नहीं पता होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे था। इसलिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले ही लिखना है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमें काटने से पहले। सिंपल सी बात है, स्फेरिकल मिरर्स को काटने से पहले हमें ये पॉइंट आउट करना है कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट स्फीयर। जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझना तो मेरी बात को, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे कहना है। ये तो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं सी से डिनोट करता हूँ। एक और पॉइंट होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर पे जो मीट वाला पॉइंट होता है, या जहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ पोल। क्या कहता हूँ? इस पॉइंट को मैं पोल कहता हूँ, जहाँ पे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस मेरे मिरर के साथ मीट कर लेती है। बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं पोल। अब तीन चीज़ें पोल तुझे नजर रखनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? ये एक पॉइंट होता है जो स्फीयर का बीच वाला पॉइंट होता था, जिसको हमने काटा, जिस स्फीयर को हमने काटा उसका बीचों बीच वाला पॉइंट, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस जो हम इस मिरर के बीचों बीच लगाते हैं। समझ आ रही है? इसके बाद एक और पॉइंट है, दैट इज फोकस। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। फोकस होता क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये तीन पॉइंट्स आपको समझ में आ गए अच्छे से? पोल यार सिंपल सी बात है, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं तुझे बोलूंगा कन्वेक्स लेंस के लिए मुझे बोल, दिस वुड बी द पोल, नहीं समझ आ रही है, दिस वुड बी द पोल, this would be the, for example, this would be the center of curvature, this is the principal axis। दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई डिनोशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि हम इमेज फॉर्मेशन पे आ जाए, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। इसके बाद मुझे आपको कुछ रूल्स पढ़ाने हैं। अब तू नजर रखिएगा अच्छे से, देखो अभी तक तो ये सारी चीज़ें हर किसी को पता होती है, ये मैंने इसलिए समझाई, किसी किसी को ये चीज़ें पता नहीं होगी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई। लेकिन दीज थिंग्स वर सिंपल, ठीक है। ये अभी तक जो भी हमने किया दिस वाज सिंपल। अब हम रूल्स पे जाएंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मैं समझाऊंगा होता क्या है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, देखो हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है। स्फेयर इमेज कैसे बनती है स्फेरिकल मिरर्स में, कहाँ पे पॉइंट रखेंगे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ पे इमेज बनेगी, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है जो तेरे दिमाग में उतरने चाहिए। बिल्कुल अच्छे से समझना, ये 4 रूल्स हैं, ये तुझे जिंदगी भर याद होने चाहिए। आई मीन मैं इस पे ज़्यादा ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हर किसी को पता होना चाहिए। रूल्स हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। पहला रूल और ये जो रूल्स है ये कॉन्केव लेंस के लिए भी होंगी, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी होंगी, दोनों लेंस के लिए एप्लीकेबल। मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मिरर है एंड दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। समझना मेरी बात को। पहला रूल क्या कहता है, यहीं पे मैं आपको फोकस भी समझाऊंगा, समझना, यहीं पे मैं आपको फोकस भी समझाऊंगा जो मैंने पहले नहीं समझाया था। कह रहा है कि अगर रेज
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, और ये है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल में अगर रेज आ रही है, टेक वन रे, ठीक है, इजी समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, टेक ए सिंगल रे। एक रे आ गई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ गई, समझना मेरी बात को, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ गई। अब रूल के हिसाब से ये कहां से जाएगी वो हमें देखना है। रूल ये बताता है अगर ये पैरेलल आ गई तो जाएगी कहां से, वो हमें समझना है। ये रूल ये कहता है कि अगर ये पैरेलल आ गई तो ये एक पॉइंट से जाएगी, उस पॉइंट का नाम होगा फोकस। उस पॉइंट का नाम क्या होगा, होगा ना यार, उस पॉइंट का नाम होगा फोकस। अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जाएगी तो ये फोकस से ही, कुछ भी कर लो, जाएगी तो ये फोकस से ही। पहला रूल क्या है, इफ इंसिडेंट रे comes parallel to principal axis, it will go from focus, it will go from focus। ये रूल है, जो भी पैरेलल आएगी उसको फोकस से गुजरना ही गुजरना है, उसको इस रास्ते से गुजरना ही गुजरना है। यही रूल एप्लीकेबल होता है इस लेंस पे। फॉर एग्जांपल दिस इज द कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये लाइन आती है, इस पे पड़ती है, लाइन आती, आई एम सॉरी, रे आती है, इस पे पड़ती है, ये डाइवर्ज होके यहां से निकलती है, ये डाइवर्ज होके यहां से निकलती है, ठीक है, समझना मेरी बात को, यहां पे कंफ्यूजन होगा तुझे, मुझे पता है तुझे क्या कंफ्यूजन होगा। ये रे जो है वहां से जाएगी। अब आप कहोगे सर ये तो फोकस से निकल ही नहीं रही, ये तो कहीं बाहर जा रही है वापस। मैं कहूंगा रुक जा जरा, ये appear to meet, it appears to meet at some point, it appears to meet, होती तो नहीं है, रियल, ये रियल केस है, रियल केस में ये तो बाहर जा रही है, लेकिन वर्चुअली ये एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ती है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इसका मतलब जो इमेज फॉर्मेशन या जो भी रे आती है कन्वेक्स लेंस पे, वो डाइवर्ज होके बाहर जाती है, लेकिन इट अपियर्स टू मीट वर्चुअल, इट अपियर्स टू मीट वर्चुअली। ये समझना मेरी बात को। दिस पॉइंट आई कॉल इट एज फोकस, और इस पॉइंट को भी मैं फोकस कहता हूं। कनकेव में फोकस जो होता है वो रियल फोकस होता है। रियल फोकस मतलब जो रे आती है वही फोकस से गुजरती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में जो रे आती है वो अपीयर हो जाती है, दैट इज द वर्चुअल फोकस, दिस इज द वर्चुअल फोकस। पहला रूल, जब पैरेलल आती है तो फोकस से ही गुजरती है। अब दूसरा रूल समझना, दूसरा रूल कितना इजी है, समझना मेरी बात को, देखना दूसरा रूल कितना इजी है, समझना अच्छे से, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई भी लाइट, अब ये फॉर एग्जांपल ये मेरा फोकस, अब तुझे पता लगा फोकस किसको कहते हैं। फोकस वो पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो इंसिडेंट रे होती है वो मीट करती है, या रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तब जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। वो सिंपल सी बात है, जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के मिलती है उसको हम फोकस कहते हैं। आप फोकस की डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब हम कहेंगे फॉर एग्जांपल यहां से कोई रे आती है, फोकस से गुजरती है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे जो अब मेरी फोकस से गुजर के आएगी, वो पता है कहां से जाएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। नहीं समझा तो मेरी बात, उल्टा हो गया। अगर तू समझ रहा है ना, ये उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया, पहले पैरेलल आती थी, फोकस से चली जाती थी, अब फोकस से आ रही है, पैरेलल चली जा रही है। ओ बिल्कुल उल्टा है इसका। केस 1 याद रहेगा, केस 2 खुद ब खुद याद रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी यही पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज फोकस, और अगर कोई भी रे फोकस से आती है तो दिस विल गो टुवर्ड्स, फॉर एग्जांपल दिस इज इंसिडेंट,
and this is reflected ray, this will go parallel to the principal axis. जो यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ पे भी हो रहा है. तो रिकॉल कर मेरे साथ, जब पैरेलल रे आती है, जब पैरेलल रे आती है तो फोकस से गुजरती है, जब फोकस से रे आती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है. दो फंडे, दो रूल्स समझ में आ गए होंगे तुझे, ठीक है. दीज आर सिंपल टू रूल्स. और फोकस भी अब तुझे समझ में आ गया होगा, फोकस किसको कहते हैं, ठीक है. अब दो रूल्स और है, दो रूल्स और है, और आपको फिर हम डायरेक्टली लेके चलेंगे इमेज फॉर्मेशन पे. ये चीजें आप लिख के रखना, ठीक है, अच्छे से लिख के रखना. ये चीजें यही हमें इमेज फॉर्मेशन में पढ़नी है. रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब और दो रूल्स है, दो रूल्स हमने पढ़े. अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस से गुजरी तो वापस अगर आना होगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आना होगा, ठीक है. नाउ रूल नंबर 3, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर है. मेरे पास एक पॉइंट होता है जिसको मैं सी कहता हूं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता हूं. वो बोला मैंने ये, ठीक है, अभी बोला. कह रहा है ये रूल, ये कह रहा है कि अगर मेरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके मिरर पे टकराएगी, फॉर एग्जांपल दिस इज इंसिडेंट रे. अब रूल क्या कहता है, ये कहां से जानी चाहिए. ये कह रहा है कि ये वापस आएगी, इसी पाथ से बाउंस बैक हो जाएगी, इसी पाथ से अपनी पाथ जो है रिट्रेस करेगी. जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस जाएगी, जहां से आया वहीं से वापस गया. कब, जब हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी. जब हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी वही रिफ्लेक्टेड रे की भी डायरेक्शन होगी. आई मीन जहां से इंसिडेंट रे आएगी वहीं से रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक हो जाएगी. और इसमें भी यही पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो ये लाइट यहां से आएगी, फॉर एग्जांपल दिस इज इंसिडेंट राइट, ये वहीं से वापस जाएगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड राइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है. दिस इज द सिंपल रूल. अब रूल नंबर 4. अच्छा, अगर हम यहां पे लिखेंगे इमेज कम्स फ्रॉम, सॉरी, इंसिडेंट रे comes from C, it retraces its path. It retraces its path. समझ आ रहा है? This is the third rule, simple rule. इसके बाद एक और रूल जो इससे भी सिंपल है, जो तुझे पता होना चाहिए, दैट इज, ये मेरा पोल है यहाँ पे, इसका भी ये पोल है यहाँ पे, ठीक है. समझ रहा है तो मेरी बात. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जो इंसिडेंट रे पोल पे आई, ये इंसिडेंट रे है, ये पोल पे आई, ये वापस इसी एंगल से जाएगी. नहीं समझा? जो तूने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा ना, यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे भाई एप्लीकेबल है. जो इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल आई, वो होगा बराबर एंगल आर. जिस एंगल से या जिस आई मीन पोल पे टकराएगी इंसिडेंट रे, जिस एंगल पे, उसी एंगल पे वापस जाएगी, एंगल आई वुड बी इक्वल टू एंगल आर. समझ रहा है तो मेरी बात? ये वाला एंगल कितना भी हो, वेदर 60 वेदर 30, वो फॉर एग्जाम्पल ये एंगल आई इज 40, आई मीन दिस इज 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा. अगर ये 60 डिग्री होगा, एंगल आर भी 60 डिग्री होगा. अब किसकी बात करेंगे हम? इस लेंस की, इस भाई साहब की, कन्वेक्स लेंस की. अच्छा, रूल दोनों के लिए सेम है, रूल दोनों के लिए सेम है. अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, एंड दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, एंगल आई वुड बी इक्वल टू एंगल आर. मगर किस केस में? इफ द इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम पोल, पोल से आ रही है, ये पोल से आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ आ रहे हैं आपको मेरी बात? बस ये सारे रूल्स इतने ही हैं, 4 ही रूल्स हैं. तू मेरे साथ रिकॉल कर. पहला रूल, जब हम
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाते हैं कोई भी लाइट को, फोकस से गुजरती है। दूसरा पॉइंट, जब हम फोकस से कोई भी इंसिडेंट लाइट को लाते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तीसरा पॉइंट, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास करते हैं या कोई भी इंसिडेंट रे पास करते हैं वो बाउंस बैक या रिट्रेस अपनी पास को करता है। चौथा पॉइंट, जब हम पोल पे कोई भी इंसिडेंट रे डालते हैं वो जो है एंगल, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ये चार चीजें अब हमें कहाँ पे जरूरत लगेगी? अब हमें बनानी है इमेज फॉर्मेशन इन, पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। कॉनकेव पढ़ेंगे फिर कॉन्वेक्स, खुद ही समझ में आएगा, उसके दो ही केसेस है। हम कॉनकेव मिरर में, सॉरी अगर मैं कहीं पे लेंस कहूँ तो वहां पे समझ लेना इट्स अ मिरर, ठीक है। कहीं पे मैं कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर कहता, सॉरी कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहता हूँ तो टेक इट एज मिरर, हम मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। गलती से हो रहा है ये सब चीजें। तो कॉनकेव मिरर जो है इसमें अब हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, उसके बाद हमें कन्वेक्स मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है। लेकिन इमेज हम कैसे बनाए, इमेज हम कैसे बनाएंगे वो हमें कौन बताएगा? वो यही चार रूल्स होंगे, हम इन्हीं चार रूल्स को यूज करके इमेज बनाएंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? नाउ वी आर मूविंग टू अवर टारगेटेड टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स। चार रूल्स समझ में आ गए? इनको रिवाइज करो, इनको समझो, इनको याद रखो। जैसे आपको अपना नाम याद है, ये चार रूल्स आपको ऐसे ही याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। पहले हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स में, पहले कौन सा मिरर उठाएंगे? दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। फर्स्ट आई विल चेक कि ये अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, वेट फॉर अ मिनट। I think it's going on in a right way. अब हम पढ़ने जा रहे हैं और मेन टॉपिक दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन, ये मैं अब कट कर लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल के बदले हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर लेंगे। अब हम इमेज फॉर्मेशन किस में पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर में पढ़ेंगे। देखो 5-6 केसेस इसमें है। पहला केस है, अब हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है। समझना मेरी, एंड मैं एक ट्रिक बोलूंगा, ट्रिक से चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। ये इसका पोल है, ये फॉर एग्जांपल इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझना मेरी बात को। पहले हम जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एट, पहला जो केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे? इनफिनिटी पे रखेंगे। इनफिनिटी का क्या मतलब? मतलब हम इस मिरर के इसकी रेंज से दूर रखेंगे, इसकी औकात से बाहर रखेंगे। इट डजंट मीन कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं आसमान पे लेके जाए, नहीं। अगर हमारे पास ये छोटे छोटे मिरर्स होते हैं, ठीक है, छोटा मिरर है तो कुछ ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, आई कॉल इट एज इन्फिनिटी, मैं इसको इन्फिनिटी कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट, ये इस मिरर की रेंज से बाहर होता है, इसकी औकात से बाहर होता है। समझना तो मेरी बात को। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, तुझे ये बात पता है, ये बात हर किसी बच्चे को पता है कि जब भी इन्फिनिटी से रे आती है, इंसिडेंट रे आती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है। नहीं समझा? जिसको नहीं पता वो याद रखेगा। जब भी इन्फिनिटी से कोई भी रे आती है वो जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। समझना मेरी बात को। अब रूल नंबर 1 या 2 तो याद करेगा, जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहां से गुजरती है? उसको फोकस से गुजरना ही गुजरना होता है, समझा तो मेरी बात को। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रेज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और रे इस पे डालता हूँ, ये भी इन्फिनिटी से आती है, ये रे भी इन्फिनिटी से आती है, पहली वाली रे भी इन्फिनिटी से आ गई, अब ये वाली रे भी इसके पैरेलल होगी। समझना मेरी बात को, ये वाली रे जो होगी वो इसके पैरेलल होगी। जब इसके पैरेलल आएगी तो इसको गुजरना कहां से है? इसको उसी पॉइंट से गुजरना है जिसका नाम हमने फोकस रखा, ठीक है। इसका मतलब दोनों
रेज एक पॉइंट पे मीट कर गई जिसका नाम फोकस है और यहीं पे इमेज बनेगी। नहीं समझा? इमेज फॉर्म्ड, इमेज यहीं पे बनेगी। तुझे पता है इमेज कब बनती है? जब रेज आपस में मीट कर लेती है। ये दो रेज, आप इन दो रेज ने आपस में मीट कर लिया यहाँ पे। इट इज द रिफ्लेक्टेड, दिस इज द इंसिडेंट, इज द रिफ्लेक्टेड, दिस इज द इंसिडेंट। दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर गई, देयरफॉर आई कॉल इट एज, मेरा इमेज बन गया। कहां पे बन गया? इस पॉइंट पे बन गया। इस पॉइंट को क्या कहता हूं? इस पॉइंट को फोकस कहता हूं। नाउ आई कैन राइट पहला पॉइंट, मेरी जो इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां पे बन जाएगी? फोकस पे बन जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तू नजर रखेगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल उसकी जो हाइट थी वो इतनी थी। फॉर एग्जांपल इतनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्कर, मार्कर के जितना मेरा ऑब्जेक्ट था, मार्कर के जितना मेरा ऑब्जेक्ट था। फोकस पे अगर तू देखेगा, इमेज जो बन गई ना, वो एक पॉइंट साइज इमेज बन गई, छोटी सी इमेज बन गई। और समझना यार, इतनी छोटी इमेज बन गई यहाँ पे। आई कॉल इट एज द इमेज इज, इमेज का साइज जो है वो हाईली, इमेज, इमेज साइज इज हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड पता है किसको कहते हैं? दुगोश का सुन, ठीक है? अच्छी कसान दुगोश है तस इमेज है सो दिमाग। इमेज साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, इमेज फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड। या इमेज फॉर्म्ड अगर हम यहां पे लिखे, ये मैं आगे बोलूंगा, हम इमेज साइज क्यों नहीं मैंने लिखी, क्योंकि इमेज साइज और जब हम हाईली डिमिनिश्ड की बात करते हैं तो हम रेस्पेक्ट टू में, इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है? वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक तो ये जहन में रखिएगा कि इमेज जो बन गई दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो, ये जो रेज है ना, ये रेज, ये रियलिटी में कहीं पे मीट कर रही है। मैंने जो पहले ही कहा, जब मैंने पढ़ा है ना कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, मैंने जो कहा यहाँ पे रियल, इन रियलिटी में ये पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, देयरफॉर इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। और जब भी रियल इमेज बनेगी ना, समझना मेरी बात, जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो इमेज इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब? इन्वर्टेड मतलब उल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे था ना, सर इसका ऊपर था, अब जो इमेज बनेगी ना उसका सर नीचे होगा। नहीं समझा? ऑब्जेक्ट का सर ऊपर, यहाँ पे इमेज का सर नीचे, देयरफॉर आई कॉल इट एज इन्वर्टेड इमेज। हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बन के आ गई। दीज आर द 3 पॉइंट्स विच वुड बी आस्किंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस, ऑब्जेक्ट एट focus, no sorry object beyond center of curvature। देखो देखो मैं कर क्या रहा हूं, समझना मेरी बात, मैं कर क्या रहा हूं। मैंने पहले इन्फिनिटी, बहुत दूर, इस मिरर के बहुत दूर इमेज थी, ऑब्जेक्ट था। अब मैंने उसको थोड़ा सा पास लाया, मिरर के थोड़ा सा पास मैंने ऑब्जेक्ट को लाया, मिरर के थोड़ा पास अब मैंने ऑब्जेक्ट को लाया। कहां पे रखा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे, यहां पे मैंने अब ऑब्जेक्ट को रखा। पहले यहां पे था, अब इसको मिरर के पास लाया और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। ठीक है, अब देख लेते हैं होगा। ठीक है, समझना मेरी बात को अच्छे से। यहां पे फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस। अब मैंने इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा। फॉर एग्जांपल दिस इज ओ, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब मुझे दो रेज उठानी है, समझना। पहली रे मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लूंगा, वो कहां से गुजरेगी? वो फोकस से गुजरेगी। वो फोकस से गुजरेगी ना यार, वो फोकस से गुजरेगी। दूसरी जो इससे मैं रे उठाऊंगा, वो मैं फोकस से पास करूंगा। कहां से करूंगा? जब मैं फोकस से पास करूंगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। आई एम सॉरी, आई जस्ट, असल में इसमें मसला होता है, इसमें बिल्कुल लाइन स्ट्रेट बनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इमेज कहां पे बनेगी। ठीक है, समझना मेरी बात को। जब मैंने एक जो है इंसिडेंट रे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस उठाई, वो फोकस से पास कर गई। अब मैं दूसरी रे जो है वो फोकस से पास करूंगा, फोकस से पास कराई,
और ये यहाँ पे मिल गई एट दिस पॉइंट। इसके लिए ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। समझना मेरी बात को। जब मैंने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखा, अब स्केल से बना लेना, ठीक है। अगर मुझ पे भरोसा नहीं, आप स्केल पे बना लेना और देख लेना कि ये यहीं पे मीट करेंगे। कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, जो मेरी इमेज है, ये इमेज है, इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज यहाँ पे बनेगी। पहला पॉइंट, इमेज कहाँ पे बनेगी? वो बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरा पॉइंट, ये जो इमेज होगी दिस शुड बी डिमिनिश्ड। क्या होगी? मतलब डिमिनिश्ड का मतलब समझना मेरी बात को अच्छे से। डिमिनिश्ड मतलब जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का होगा, जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का होगा, उससे कम ही साइज इस इमेज का होगा। नहीं समझा? समझना और एक बात, जितना साइज, फॉर एग्जांपल दिस इज माय ऑब्जेक्ट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, समझना, दिस इज इतना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। पता है इमेज कितनी बनी? इमेज इतनी ही बनी, जितना ये है इतनी ही इमेज बनी। जो इमेज साइज था ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो कम हो गई, देयरफॉर आई कॉल इट एज डिमिनिश्ड। लेकिन हाईली डिमिनिश्ड भी नहीं हुई, उसमें हाईली डिमिनिश्ड हुई थी, उसमें बहुत छोटी हुई थी, इसमें उतनी छोटी नहीं होगी, इसलिए हम सिंपली डिमिनिश्ड इसका नाम रखेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे। तीसरा पॉइंट इज दिस रियल एंड इन्वर्टेड इन दिस केस ऑल्सो। समझना, रियल मतलब जो रियलिटी में ये लाइंस है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये भी ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल रही है, देयरफॉर आई कॉल दैट दिस इज रियल इमेज। रियलिटी में मिल रही है, रियलिटी में मिल रही है। और जो भी कनकेव लेंस होता है इसमें जनरली जो होता है वो रियल इमेज ही बनती है। समझना, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तक जितने भी हमने केसेस पढ़े उनमें रियल इमेज बनती है, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। इन्वर्टेड मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर सर था इसका, अब जो इमेज बन गई उसका सर नीचे आ गया। हो गए ये दो केसेस, ठीक है। मैं आपको एड मैट्रिक बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको एड मैट्रिक बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो, इमेज कैसे बनती है। दिस वर द टू, आई मीन टू इमेज फॉर्मेशंस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, दूसरा पॉइंट जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे रखा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अब हम इस ऑब्जेक्ट को सी पे लाएंगे। मैंने कहा ना, हमें मिरर की इस ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आना है। अब हम इसको सी पे लेके आएंगे, देखेंगे इमेज कहाँ पे बनेगी। फिर हम उसके आगे फिर हम बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, फिर उसके आगे हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, उससे आगे फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ये 6 केसेस बनते हैं। अब इसमें क्या डरना, ठीक है। तीसरा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है। मैं जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत टाइम हो गया ऑलरेडी, ठीक है, बट आई ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर इन इट, ठीक है। अब तीसरा वाला जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होती है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लाएंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी वो हमें देखना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। अब क्या करना है? अब एक लाइन, बेसिक फंडा है, एक लाइन उठानी है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, आई एम सॉरी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जानी है। अब ये कहाँ से जाएगी? हमें पता है ये फोकस से जाएगी, इसलिए मैंने कहा था रूल्स अच्छे से पढ़ना। रूल्स में हम कहते हैं जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो गुजरती कहाँ से है? फोकस से। समझना मेरी बात को। इसके बाद एक और लाइन उठाओ, वो फोकस से गुजारो,
एक और लाइन, एक और इंसिडेंट रे उठाओ, वो फोकस से गुजारो, और इन दोनों को, अब फोकस से जब गुजरेगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ठीक है। और सी पे ही यहाँ पे इमेज बनती है। देखो यहाँ पे मैंने असल में ये जो लाइंस जब स्ट्रेट जाएंगी ना, आप कॉल पे ट्राई कर लेना, ये बिल्कुल सी पे ही बनेगा। ये जो इमेज है ये सी पे ही बनेगा। दिस इज ओवर इमेज, दिस इज ओवर ऑब्जेक्ट। जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रखूंगा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। नाउ पहला पॉइंट, इमेज फॉर्मड एट सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। बी पॉइंट, अब देखना होगा हमें जो इमेज का जो हाइट है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, इमेज का हाइट उससे ज्यादा है, कम है, उतना ही है। अभी तक हमने पढ़ा हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी या डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होती थी वो कम थी एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to size of object, sorry, size of height of object is equal to size of image, ठीक है। size of object is equal to size of image, मतलब जितना मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट थी उतनी ही मेरी इमेज की भी हाइट है। सिंपल। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट क्या रहता है, ये जो इमेज है यहां पे भी रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। एक तो रियल बनेगी और इन्वर्टेड तो बनती ही है। रियल इज एसोसिएटेड विद इन्वर्टेड, ठीक है, समझ आ रहा है। ये हो गया हमारा तीसरा जो है केस, दीज आर द केसेस, ठीक है। अब हमारा चौथा केस, दिस वाज द थर्ड केस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स और फोर्थ केस। अब जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगा, देखूंगा इमेज कहां पे बनेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको मिरर के पास पास ला रहा हूं। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ला रहा हूं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, देखूंगा होगा क्या, समझना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फोकस, दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने इमेज को यहां पे रखा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहां पे लिखूंगा मैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा। अब देखते हैं इमेज कहां पे बनेगी। देखते तो हम वही है ना, पहला रो स्ट्रेट यहां पे लेके जाओ, एक रे स्ट्रेट इंसिडेंट रे स्ट्रेट लेके जाओ जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। वो कहां से गुजरेगी हमेशा, वो फोकस से ही गुजरेगी, वो फोकस से ही गुजरेगी। दूसरा जो रे है वो उठाओ फोकस से और इन दोनों को मीट करने की कोशिश करो। जब फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और यहां पे हमारी इमेज बनेगी, यहां पे हमारी इमेज बनेगी। कहां पे इमेज बन गई, बियॉन्ड सी, दिस पॉइंट इज बियॉन्ड सी हमारी इमेज बन गई। समझ रहे हो आप मेरी बात। नाउ आई कैन राइट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस इमेज। पहला पॉइंट क्या मैं लिख सकता हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस माय इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड सी। दूसरा पॉइंट, अच्छा, अगर आप अच्छे से देख सकते हो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था और हाइट ऑफ इमेज ये है, तो समझना ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, हाइट ऑफ इमेज ये है। अगर तू देखेगा हाइट ऑफ इमेज अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बढ़ गया, हाइट ऑफ इमेज अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बढ़ गया। नहीं समझ आ रही मेरी बात, तो देख ये कितना, इसका कितना साइज बढ़ गया एज कंपेयर टू दिस। आई कॉल इट एज नाउ द इमेज बिकम्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज अब बन गई, क्या बन गई, मतलब मैग्नीफाइड का मतलब साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
सिंपल सी बात। अच्छा, तीसरा पॉइंट, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हर किसी में होता है। समझना मेरी बात को, असल में अगर तुम गौर करेगा ना इस पॉइंट पे, जितना मैंने पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बिटवीन सी एंड एफ, जितना मैं अपने जो इमेज ऑब्जेक्ट है, जितना मैं इसको मिरर के पास लाता हूँ, उतना ही मेरा जो इमेज की हाइट है वो बढ़ जाती है। जितना मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लेके जाता हूँ, उतना ही मेरा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बढ़ जाता है, उतनी ही ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो बढ़ जाती है। पहले देखो, पहले डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी, छोटी इमेज, पॉइंट इमेज, पहले हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, उससे थोड़ी बड़ी। अब जब मैंने सी पे रखा तो साइज इक्वल हो गया, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज थोड़ा इमेज का बढ़ गया। अब जितना मैंने इसको उस मिरर के पास लाया, उतना ही इसका हाइट बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बन गई। मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी इमेज बन गई एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक दो रूल्स और है। अजान हो रही है, इंशाल्लाह अजान के बाद हम वो 2-3 रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, नाउ माय रूल नंबर 5th इज ऑब्जेक्ट एट फोकस। क्या होगा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, मेरी इमेज कहाँ पे बनेगी, अब वो हमें देखना है। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज इन्फिनिटी पॉइंट। ठीक है, जब मैंने फोकस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा, पहले ही लाइन जो है वो मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाता हूँ। तुझे पता है ये बात, वो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, वो फोकस से ही गुजरेगी, ये लाइन जो है फोकस से ही गुजरेगी। वो समझ रहा है तो मेरी बात, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइन आती है उसको फोकस से ही गुजरना पड़ता है, सिंपल सी बात है। दूसरी लाइन, अगर मैं पोल से टकराता हूं इस इंसिडेंट रे को, तो ये जितना एंगल यहाँ पे होगा, एंगल आई, उसी एंगल से बाहर जाएगी, एंगल आर से बाहर जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब तुम मुझे एक बात बता, समझना मेरी बात, ये बाहर गई, ये भी बाहर गई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अगर तू देखेगा ये रिफ्लेक्टेड रे क्या मीट कर रही है, क्या ये मीट कर रही है कहीं पे, और अगर ये कहीं पे मीट करेगी वो इन्फिनिटी पे करेगी, बहुत दूर जाके करेगी। यहाँ पे जो कहीं दिख रहा है, अगर ये करेगी भी, अगर ये करेगी भी मीट, तो ये बहुत दूर जाके करेगी, और उस पॉइंट को मैं इन्फिनिटी कहता हूँ। इसका मतलब जहाँ अगर ये कहीं पे मीट करेगी, अगर ये कहीं पे मीट करेगी, वहाँ पे मेरी इमेज बनेगी। Therefore, image is formed at infinity. अब कहाँ पे इमेज बन गई, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और सच कहूँ, ये इमेज हमें दिखती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर जाके बनती है। ठीक है, समझना मेरी बात को। दूसरा पॉइंट, अब जो ये अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे भी मीट करेगी, अब देखो इमेज, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट कितनी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने मीट किया, दिस बिकेम द हाइट ऑफ इमेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने कहीं पे मीट किया, फॉर एग्जांपल दिस इज द इन्फिनिटी पॉइंट। यहाँ पे आप देखो हाइट ऑफ इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हालांकि हमें यहाँ पे दिखाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी पे मीट करती है, वो पॉइंट हम इसकी औकात से बाहर रहता है। लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है, वो ज़्यादा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। Therefore, can I say that the image is formed, it is highly magnified, highly magnified, highly magnified। जो मेरी इमेज बन गई वो बहुत बड़ी बन गई, मैग्नीफाइड इमेज बन गई। क्यों बन गई मैग्नीफाइड इमेज? पहले ही मैंने कहा, जितना तो ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लेके आएगा, उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। समझ रहा है मेरी बात? अच्छा, चौथा पॉइंट, दिस वुड बी द रियल इमेज and the image would be inverted। इन्वर्टेड का क्या मतलब? अगर इसका सर ऊपर था, अब इमेज का सर नीचे आएगा। सिंपल, 5 रूल खत्म। अब छठा रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। देखो, ये सारी चीजें सबको समझ में आती है, ठीक है, सबको नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आती है। अब इसके बाद एक स्पेशल केस बनता है, एंड दैट स्पेशल केस बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने ये सब उतारा, मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, जो 5th पॉइंट, जो हमारा 5th केस बन जाता है,
दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। वो कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन बन जाती है। बताऊंगा मैं कैसी एक्सेप्शन, वो एक एक्सेप्शन बन जाती है। इसके बाद छठे केस के बाद मैं आपको सिंपल एक ट्रिक दूंगा, वी कैन सॉल्व दिस थिंग्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट अब फोकस से भी आगे लेके जाएंगे। कहाँ पे ले जा सकते हैं सर? फोकस से भी आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी मेरी इमेज यहाँ पे थी, अब मैं बिटवीन बिटवीन फोकस एंड पोल इस इमेज को लेके जाऊंगा। बिटवीन फोकस एंड पोल इस इमेज को लेके जाऊंगा। देयरफॉर माय ऑब्जेक्ट इज, दिस इज सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में ये इमेज, सॉरी ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा। अब समझ लेना होगा क्या, समझ लेना। ये मेरा एक पॉइंट था, ये मैंने इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो हम करते आ रहे थे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये फॉर एग्जांपल यहाँ से चला गया, दिस इज द इंसिडेंट, ठीक है। अब दूसरा जो मेरा रे है, दूसरी जो मेरी रे है, वो मैं पोल से उठा के, अच्छा बोलेगा तो कहाँ से जाएगा? जितना एंगल ये, उसी एंगल से ये बाहर जाएगा। दिस वुड बिकम एंगल आर, इफ दिस इज एंगल आई, नीचे वाला जो है एंगल आर बन जाएगा। समझना मेरी बात को। ये जो दो लाइंस है, क्या ये कहीं पे मीट करेगी? क्या ये कहीं पे मीट करेगी? ये आर रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये कहीं पे मीट करेगी? तो कहेगा इन्फिनिटी पे करेगी। नहीं, इन्फिनिटी पे भी नहीं करेगी, क्योंकि जितना ये दूर जाते जा रहे हैं, जितना ये मिरर से दूर जाते जा रहे हैं, उतना ये एक दूसरे से भी दूर जाते जा रहे हैं। मतलब ये डाइवर्ज होते जा रहे हैं, डाइवर्ज। जितना ये मिरर से दूर जाते जा रहे हैं, उतना ये एक दूसरे से भी दूर जाते जा रहे हैं। देयरफॉर द लेंथ बिटवीन देम इंक्रीजेस। जितना ये दूर जाते जा रहे हैं, इनके बीच में जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। डिस्टेंस इन दो रेज के बीच में इंक्रीज होती जा रही है, मतलब ये डाइवर्ज होते जा रहे हैं। अब ये डाइवर्ज कहीं पे मिलेंगे, दे विल नेवर मीट, ये कहीं पे नहीं मिलेंगे। बट अगर हम इस रे को यहाँ से खींचे एंड इस रे को भी यहाँ से खींचे, तो ये मेरा इमेज बन गया। वर्चुअली अगर हम इन रेज को खींचेंगे तो मेरा एक इमेज बन जाएगा। दिस इमेज वुड बी वर्चुअल इमेज। अभी तक तूने वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में पढ़ा था, मत ना पढ़ा था यार। अब हमारे पास वर्चुअल इमेज बन गई। कब? जब मैंने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, उसका इमेज जो है वो मुझे वर्चुअल इमेज बन गई, और वो इमेज बिहाइंड द मिरर आ गई। समझना मेरी बात, ये एक एक्सेप्शन, स्पेशल केस है। पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं दैट इज इमेज फॉर्मड बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। मिरर के उस पार इमेज बन रही है। दूसरा पॉइंट, द इमेज इज मैग्निफाइड। देख तू, है ना मैग्निफाइड इमेज, खुद जज कर सकता है आप। इतनी छोटी ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा हाइट ऑफ इमेज, देयरफॉर दिस इज हाई मैग्निफाइड, ये बड़ा इमेज बन गया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की। तीसरा पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बन गई। क्या बन गई? वर्चुअल इमेज। अच्छा, वर्चुअल के साथ हम क्या लिखते हैं? वर्चुअल के साथ हम अपराइट लिखते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड अपराइट, या वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का क्या मतलब, या अपराइट का क्या मतलब? अगर ये इमेज, इसका सर ऊपर है, इस ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, इस इमेज का भी सर ऊपर ही होगा। समझ आ रही है? अगर इसका सर, इस ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, यहाँ पे इमेज का भी सर ऊपर ही होगा। देयरफॉर आई कॉल्ड एज अपराइट इमेज। एंड वर्चुअल क्यों कहता हूँ? असल में ये मीट नहीं करती, रियलिटी में ये रेज मीट नहीं करती, बट वर्चुअली, इमेजिनेशन में या वर्चुअली ये चीज़ें मीट कर लेती है, और इनको हम यहाँ पे ये इमेज बनाती है, इसको हम इमेज कहते हैं, ठीक है। और ये इमेज जो होती है दैट इज मैग्निफाइड इमेज। और ये इमेज वर्चुअली बनती है, क्यों? क्योंकि वर्चुअली ही पॉइंट्स मीट करते हैं, असल में पॉइंट्स तो मीट नहीं करते। दिस इज द स्पेशल केस, ये एग्जाम में आ सकता है। दिस इज द स्पेशल केस फॉर कनकेव लेंस। अब दीज वर द केसेस जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको याद करने हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एज आई सेड, आई विल गिव यू द ट्रिक। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, जितना मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जितना मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लेके जाता हूँ, उतनी ही जो मेरी हाइट ऑफ
जो है इमेज है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। नाउ गोइंग फॉर अ ट्रिक। सर कैसे याद करें? इतने केसेस हैं, 6 केसेस आपने पढ़ा है, अब कैसे याद करें? एक ही लाइन में सॉल्व होने चाहिए। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, अब कौन डायग्राम बनाएगा, अब कौन, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। लेकिन इफ यू वांट टू बी सॉल्व दिस थिंग इन अ सिंगल लाइन, देयर इज अ सिंपल ट्रिक आई कैन राइट हियर। इज अ trick to remember this thing, trick to remember FCI। FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। FCI तो याद रख, FCI। F मतलब फोकस, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, I मतलब इन्फिनिटी फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, FCI। अब इसका उल्टा कर, ICF। बस ट्रिक खत्म। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे हुआ तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो देख, फोकस यहाँ पे पहला, यहाँ पे इन्फिनिटी पहला। फोकस पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो मेरी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, समझना। अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हुआ तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनाएगा। कितनी इजी ट्रिक है यार। तीसरा, अगर मेरा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो वो फोकस पे ही इमेज बनाएगा। ओह माय गॉड, इज अ ब्यूटीफुल ट्रिक, ठीक है। अब तो कहेगा, अगर मैंने किसी किसी केस में बिटवीन सी एंड एफ हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, या बिटवीन आई एंड सी में हम जो है ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस केस में क्या होगा? अगर हमने बिटवीन सी एंड एफ इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज बनेगी बिटवीन आई एंड सी। नहीं समझा तो ये इस स्पेस में अगर हमने इमेज को ऑब्जेक्ट को रखा, इस स्पेस में पहली वाली स्पेस में ऑब्जेक्ट हमें बनेगा। अगर मैंने सी और आई के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में मैंने इमेज रखा, तो जो ऑब्जेक्ट रखा तो मेरा जो इमेज है वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। नहीं समझा। अगर मैंने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज रखी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज रखी, तो वो जो ऑब्जेक्ट रखा तो वो इमेज जो है वो बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, मतलब बियॉन्ड सी। जो बियॉन्ड सी वाला पॉइंट होता है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी अगर मैं कहता हूँ, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे वाला जो पार्ट होता है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। समझ आ रहा है मेरी बात? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई भी पॉइंट अगर मैं उठाऊं ना, उसको मैं बियॉन्ड सी के नाम से कह सकता हूं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है लेकिन इन्फिनिटी के आगे है। समझ आ रहा है? दिस इज द सिंपल ट्रिक, यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, ठीक है। एंड दिस वर द केसेस, मैंने आपको पहले से समझाने की कोशिश की। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा